Hello everyone. Today we will solve the second shift of paper of PSPCL Junior Engineer. So 15 नवंबर आप देख सकते हैं और टाइम देख सकते हैं 12:30 से 2:30। तो पहले शिफ्ट का हम सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड शिफ्ट पे हम आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 टेस्ला इक्वल्स टू हाउ मैनी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं 1 टेस्ला आपका 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, तो 100 टेस्ला 100 वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि machine which converts mechanical energy to electrical energy in the form of alternating current is called। तो देखिए मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कौन करता है आपका ऑल्टरनेटर, जिसको हम जनरेटर भी कहते हैं, और इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल आपका क्या करता है मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन इज 100 मेगावाट। फाइंड द एनुअल लोड फैक्टर इफ द टोटल एनर्जी जनरेटेड इन अ ईयर इज इतना। ठीक है, तो देखिए एनुअल लोड फैक्टर आपके सामने दिखाई दे रहा है। एनुअल लोड फैक्टर होता है आपका टोटल एनर्जी जनरेटेड, जो कि 4380 है आपकी, अपॉन 8760 इनटू मैक्सिमम डिमांड। ये आपका एक्चुअली में टाइम पीरियड है और इनटू मैक्सिमम डिमांड आपको 100 मेगावाट गिवन है। पूरे इस प्रोसीजर को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 50%। इन थर्मल पावर प्लांट्स इकोनोमाइजर इज यूज टू। तो देखिए इकोनोमाइजर का काम क्या होता है, इट इज यूज टू हीट द फीड वाटर। जो फीड वाटर हम यूज करते हैं फ्लू गैसेस का, उसको हीट करता है आपका इकोनोमाइजर। लिंट इज बेसिकली, तो इस आपके कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता है, सो एनालाइजिंग टूल। इनमें से कौन सा आपका एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो देखिए सोलर, विंड, टाइडल, ये आपके सारे रिन्यूएबल सोर्सेस हैं। फॉसिल फ्यूल आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस में आता है। इन अ फुल ब्रिज रेक्टिफायर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डैश डायोड्स आर कंडक्टिंग। फुल ब्रिज रेक्टिफायर आप जानते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनते हैं, कितने डायोड होते हैं, कितने थायरिस्टर होते हैं, क्या वोल्टेज की वैल्यू होती है, एवरेज, आरएमएस, करंट की, पावर फैक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होता है। तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे दो डायोड्स एक साथ कंडक्ट करते हैं। इन अ फेज वाउंड रोटर ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स आर। देखिए फेज वन मोटर में स्लिप रिंग्स की संख्या होती है 3, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है एक किसका बना हुआ होता है, तो फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्लिप रिंग बनी हुई होती है। फॉर अ गुड डीसी जनरेटर्स द ओवरऑल एफिशिएंसी मे बी एज हाई एज। तो देखिए 85 से 95% के बीच तक वेरी करती है वैसे, लेकिन आइडियली कह सकते हैं 100%, लेकिन उससे थोड़ा सा कम, तो 95% इज द आंसर। द अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज 30 मेगाहर्ट्ज। तो देखिए जैसा पहली शिफ्ट का पेपर था, वैसे ही सेकंड शिफ्ट का भी सिंपल सा पेपर है, थ्योरेटिकल थोड़ा, बस इसमें जो थोड़े से क्वेश्चंस हैं वो पहली शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़े से आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अ लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ वोल्टेज सोर्स इन अ सीरीज विद अ रजिस्टर। दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू दी। तो देखिए फर्स्ट सेम से ही आप पढ़ने लगते हैं कि एक टू टर्मिनल सर्किट है जिसमें वोल्टेज सोर्स आपका रजिस्टर से कनेक्ट हो रहा है, तो वो कहलाता है आपका थेवेनिन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहलाता है, आपका करंट सोर्स पैरेलल में होगा रेजिस्टेंस के, तो वो आपकी नॉर्टन्स थ्योरम होगी। ठीक है, इसी प्रकार सुपरपोजिशन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम और ड्यूअलिटी थ्योरम, अलग 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 प्रकार की थ्योरम्स की आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है। द आउटपुट ऑफ अ टू इनपुट एंड गेट विल बी हाई व्हेन। देखिए एंड गेट की आप जानते होंगे 00 01 10 11 ऐसे चेक करते हैं, और एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है, और तो आप जीरो से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, और 1 × 1 करेंगे तो आउटपुट आपका आउटपुट जो होगा वो हाई होगा। तो आंसर आपका होगा जब आपके इनपुट हाई होंगे तो एंड गेट का आउटपुट भी आपका हाई होगा। एक 200 वोल्ट की लैंप है जिसका टोटल फ्लक्स है 2000 ल्यूमेंस एंड टेक्स अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। कैलकुलेट ल्यूमेंस पर वॉट। तो देखिए ल्यूमेंस पर वॉट क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है आपका। ल्यूमेंस आपको गिवन है 2000, और पर वॉट यानी कि पावर अपॉन में आएगी आपकी डिनोमिनेटर में, तो पावर में बी इंटू आई आप कर देना, तो ल्यूमेंस अपॉन बी इंटू आई, आंसर आ जाएगा 20।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ लो लेवल लैंग्वेज? तो HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो आपकी लो लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम? तो दैट इज वोलेटाइल। ये क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। द रजिस्टिविटी ऑफ डैश डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखिए सिलिकॉन जो कि आपका सेमीकंडक्टर है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो इसीलिए टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका पहली शिफ्ट में भी था जिसमें मेटल के बारे में पूछा गया था और उसमें इंक्रीज हो रहा था रजिस्टिविटी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर अ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर द जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ IC एंड VCE आर नोन एज। तो देखिए ये पूरी एक लाइन है जो कि लिखी होती है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। द जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ IC एंड VCE आर नोन एज ऑपरेटिंग पॉइंट। और उसका आपसे कभी कभी ग्राफ भी पूछ लिया जाता है। कुछ नहीं है, जो ग्राफ आपका होता है जीरो लोड लाइन वगैरह पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो IC और VCE के बीच में एक ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, वो आपको शो होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब पावर प्लांट है जिसका एनुअल लोड फैक्टर है 70%, कैपेसिटी फैक्टर आपको गिवन है 50%, यूज फैक्टर आपको 60% गिवन है। इफ द मैक्सिमम डिमांड इज 20 मेगावाट, ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड द रिजर्व कैपेसिटी ओवर एंड एबव पीक लोड। तो देखिए मैं यहाँ टाइप तो नहीं कर पाऊंगा अभी। कैपेसिटी फैक्टर जो होता है आपका, उसकी वैल्यू होती है एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। तो आपको देखिए प्लांट कैपेसिटी फाइंड करनी होगी और साथ ही साथ एवरेज लोड फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फाइंड करना है रिजर्व कैपेसिटी फैक्टर। क्योंकि रिजर्व कैपेसिटी फैक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है रिजर्व कैपेसिटी फैक्टर इक्वल्स टू प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। और मैक्सिमम डिमांड आपको 20 गिवन है पहले से, तो प्लांट कैपेसिटी भी आपको फोकस करना होगा। तो देखिए कैपेसिटी फैक्टर आपका है एनुअल लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, और कैपेसिटी फैक्टर आपको गिवन है 50%। तो 50% यानी कि कितना हो जाएगा 1/2, और एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। अब आपको निकालना होगा एवरेज लोड। एवरेज लोड कैसे निकालेंगे आप? लोड फैक्टर आप जानते होंगे, लोड फैक्टर आपका होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो देखिए लोड फैक्टर आपको कितना गिवन है 70%, तो इसको 70/100 लिख लेंगे आप, और यहाँ पर आपको एवरेज लोड निकालना है, ठीक है, और मैक्सिमम डिमांड आपको 20 गिवन है। तो देखिए यहाँ से एवरेज लोड कितना निकल जाएगा आपका 14 मेगावाट। तो 14 मेगावाट एवरेज लोड आ गया, तो यहाँ से प्लांट कैपेसिटी कितना रहेगा 28, 14 इंटू 2, ठीक है, 28 आ गया। अब रिजर्व कैपेसिटी फैक्टर इक्वल्स टू प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड होता है। प्लांट कैपेसिटी कितना आ गया 28, मैक्सिमम डिमांड है 20, 28 माइनस 20, आंसर इज 8 मेगावाट। इनमें से कौन से टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं जो कि चार्ज करते हैं एक डिफरेंट यूनिफॉर्म पर यूनिट रेट्स में? तो वो कहलाता है आपका फ्लैट रेट टैरिफ। इसका पूरा एक वीडियो है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप्स के जो टैरिफ हैं उनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, कैसे डिफाइन होते हैं, वो क्या उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। एक कंडक्टर है जो कि 100 मीटर लॉन्ग है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 5 ohms, फाइंड द कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी होती है सिग्मा 1 रजिस्टिविटी, ठीक है, और रजिस्टिविटी कैसे निकालते हैं आप? आर इक्वल्स टू रजिस्टिविटी L/A या फिर रो L/A, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। अब रजिस्टेंस की वैल्यू आपकी गिवन है 5, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे रजिस्टिविटी, और इस सिग्मा इक्वल्स टू 1 रजिस्टिविटी रख देंगे। लगभग रजिस्टिविटी की वैल्यू 25 आएगी, ठीक है, इंटू समथिंग आएगा 10 टू दी पावर। तो वहां से आप सॉल्व करने के बाद रजिस्टिविटी में रख देंगे तो 1/25, और आपका आंसर आ जाएगा 4।
क्योंकि आप 100 को डिवाइड करेंगे 25 चौके 100। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर। तो देखिए आपको पावर फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर, और P इक्वल्स टू V इंटू आई आपको अप्लाई करना है केवल। 12 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन अ CRO a straight line is obtained as the Lissajous pattern, the phase difference can be। फेज डिफरेंस क्या होगा आपका 0 से 180 डिग्री। ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग सर्किट। बेहद सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देख सकते हैं आप कि 8, 4 और 8, आप अगर यहां से देखेंगे तो 8, 4 और 8 आपके सीरीज में, तो 8, 4, 12 प्लस 8 20 ओम, और 20 ओम आपका पैरेलल में होगा 5 ओम के साथ, तो आंसर आएगा आपका 4 ओम। इन अ सीरीज RL सर्किट फाइंड द इम्पीडेंस। तो देखिए R गिवन है और XL गिवन है, तो Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, आपका आंसर आएगा 20 ओम। द टर्म आर्टिफिशियल एजिंग इन इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विथ। देखिए इसका आंसर स्प्रिंग होना चाहिए। ठीक है, आप फिर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट आपका पूरा एक बार बदल जाता है, ठीक है, पूरी डिवाइस में, तो उसको चेंज करना पड़ता है, खराबी होती है। तो आर्टिफिशियल एजिंग रिलेटेड टू स्प्रिंग्स। द एडी करंट लॉस इन अ मोटर इज 100 watt एट 50 हर्ट्ज, इट्स लॉस एट 100 हर्ट्ज विल बी। तो देखिए एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है के एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर। तो जो आपके एडी करंट लॉस है, पावर जो है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए P1 अपॉन P2 इक्वल टू F1 अपॉन F2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। P1 की वैल्यू गिवन है 100, F1 है 50 हर्ट्ज, F2 है 100 हर्ट्ज, P2 की वैल्यू निकल आएगी 400 वाट। A प्लस V का होल बार इज अ बूलियन एक्सप्रेशन फॉर। तो A नॉर गेट का एक्सप्रेशन है आपका। The flux produced by the primary in the core of a transformer varies periodically। तो ये periodically कैसे वेरी करता है आपका, मैग्नीट्यूड के साथ भी एंड डायरेक्शन में भी। जो आपका प्राइमरी साइड में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है ट्रांसफार्मर के इनसाइड। अ ड्यूअल वीएम सीआरओ यूजेस। तो ड्यूअल वीएम सीआरओ जो होता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करता है, ठीक है, सीआरटी में, और ड्यूअल वीएम सीआर में दो आपके इलेक्ट्रॉन गन यूज होते हैं, नॉर्मली में सिंगल। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। एफ इक्वल टू 1/t आपको अप्लाई कर देना है और आपका आंसर आएगा 25 हर्ट्ज। एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, सप्लाइड हो रहा है 50 हर्ट्ज सप्लाई पे, आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज ही होगी। ठीक है, अगर फुल वेव रेक्टिफायर दिया हुआ होता तो आपका 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी हो जाता और आपका आंसर आता 100 हर्ट्ज फॉर फुल वेव। A reactive power of 100 watt is drawn by a 10 microfarad capacitor due to a current of 2 ampere. Calculate the capacitive reactance। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपसे पूछा गया, यानी कि एक्स सी की वैल्यू पूछी है। क्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर एक्स सी होता है आपका। ठीक है, एक्स सी हो जाएगा क्यू अपॉन आई स्क्वायर। क्यू क्या है आपका, वार, रिएक्टिव पावर, तो 100 अपॉन 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 ओम। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं एंड मैग्नेटिकली कपल्ड। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं, बेसिक सी डेफिनेशन है, बेसिक से पॉइंट्स हैं ट्रांसफार्मर की। Which of the following is not an internal cause of over voltage in a power system। बात इंटरनल कॉज की हो रही है, तो लाइटनिंग आपका एक इंटरनल कॉज नहीं है, एक इफेक्टिव एक एक्सटर्नल चीज है जो कि ऊपर से बिजली गिरती है या फिर कुछ भी हाई वोल्टेज आपका कॉसेस हो सकता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो देखिए ए बी प्लस बी 2 टाइम्स तो यहाँ, तो एक ही टाइम हम इसको लिखेंगे, तो ए बी प्लस बी हो जाएगा प्लस ए सी प्लस बी सी, क्योंकि दो बार चीज लिखने पे आपकी सिंगल ही चीज होती है। तो आपका जो टर्म बचेगा वो ए बी प्लस बी प्लस ए सी प्लस बी सी बचेगा। ठीक है, अब ए बी प्लस बी जैसे बच रहा है यहाँ पे,
मेरी पेन जो है जिस पे मैं टैबलेट पे लिखता था, एक्चुअली मैं वो काम नहीं कर रही है, इसीलिए मैं माउस के सहारे ही यहाँ पे टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ए बी प्लस बी को आप बी कॉमन लेके वन प्लस ए भी लिख सकते हैं और साथ में ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन प्लस ए तो आपका वन ही हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या बचेगा यहाँ पे बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब बी फिर से आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो वन प्लस सी प्लस ए सी बचेगा। अब दोबारा से वन प्लस सी क्या हो जाएगा वन, तो आंसर क्या बचा आपका बी प्लस ए सी, तो दैट्स द राइट आंसर। 5 capacitors हैं, each one having the value of 10 microfarad are connected in series. The equivalent capacitance of the series connection is। तो देखिए 5 कैपेसिटर हैं 10 माइक्रोफेरेड के और सीरीज में कनेक्टेड हैं, यानी कि जैसा रजिस्टर आपका पैरेलल में वर्क करता है वैसे ही आपके ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका 2 माइक्रोफेरेड, या तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए 10/5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर डिजिटल वोल्ट मीटर। तो आपको आसानी से इसका आंसर दिख रहा होगा कि लो एक्यूरेसी आपका रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि इन अ डिजिटल वोल्ट मीटर दे हैव हाई एक्यूरेसी। आई आपसे पूछा है मैक्स, तो दिया क्या है आपको, देखिए पी और आर, तो पी इक्वस टू आई स्क्वायर आर, तो आई इक्वस टू अंडर रूट ऑफ पी अपॉन आर, अप्लाई कर देना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लाइटनिंग अरेस्टर। तो देखिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो आपका होता है थायराइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग सर्किट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूजिंग नैंड गेट्स। ठीक है, तो काफी आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नैंड गेट आपको दिया हुआ है और इसमें आप जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ए और बी है। ठीक है, तो ए और बी है तो आप जानते हैं इधर क्या हो जाएगा आपका ए डॉट बी का बार। ठीक है, क्योंकि एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है और नॉट उसमें लग जाता है तो बार लग जाता है, तो इसलिए ए डॉट बी बार आपका हो जाएगा। अब बाई डैश तो आ गया आपका, बाई डैश आपका जा रहा है। ठीक है, फिर से एक नैंड गेट में जो कि आउटपुट दे रहा है वाई। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, ए डॉट बी का होल बार आपके दोनों आउटपुट में जाएगा, एक तो इधर भी और एक तो इधर भी। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप गलती मत कर देना कि आप डायरेक्ट ही आंसर लिख दें। ठीक है, ए डॉट बी बार से, क्योंकि ए डॉट बी बार इस पर भी जा रहा है, ए डॉट बी बार इस पर भी जा रहा है। ए डॉट बी बार का ए डॉट बी का होल बार का 2 बार नैंड मतलब ऑपरेट हो रहा है, उसको जब आप ऑपरेट करेंगे उनका भी होल बार हो जाएगा। कैसे, देखिए ए डॉट बी बार हो गया और फिर से ए डॉट बी का होल बार का बार, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा ए बी प्लस ए बी, ये तो बन जाएगा। ठीक है, ए बी प्लस ए बी बन जाएगा और बचा क्या ए बी। ठीक है, तो आया क्या आंसर आपका एंड गेट, क्योंकि सिंपल सा आपका एंड गेट क्या होता है मल्टीप्लाई। इन कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज फॉर। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज होता है, नाम से ही आप जान जाते हैं प्रेसिपिटेट करना। ठीक है, तो फ्लू गैसेस जो होती है उसमें से एश जो होती है राख, उसको रिमूव करने का काम होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। रिकमेंडेड इल्यूमिनेशन फॉर द क्लासरूम इन अ स्कूल इज 250 लक्स। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई के बहुत सारे एग्जाम्स जो कंडक्ट होते हैं उनमें अलग अलग जो आपकी जगह होती है उनके बारे में आपसे इल्यूमिनेशन लेवल जरूर पूछा जाता है। खासकर कि एसएससी की पेपर्स आपने प्रीवियस ईयर के लगाए होंगे तो उनमें कई ढेर सारे पूछे गए होंगे। क्लासरूम के अलावा प्रोजेक्टर के
इंडस्ट्रियल में क्या होता है, होम में क्या होता है, किचन में क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे इल्यूमिनेशन की लेवल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे किसी वीडियो में कवर करने की। डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बाइनरी, ठीक है। तो आपको ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, बाइनरी नंबर। और कैसे सॉल्व करेंगे आप, देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 इंटू 2 की पावर 6, 1 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 5। तो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, 1 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 3। ओके, तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो और उनको एडिशन कर देंगे आप, तो आंसर आ जाएगा 170। सेम क्वेश्चन आपका किस पे है, फर्स्ट शिफ्ट में भी हमने देखा था, उसी प्रकार से इसको भी आपको सॉल्व करना है। बेहद सिंपल क्वेश्चन है। इन आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशियो इज, बहुत सिंपल, इक्वल टू 1। द मेजर part of investment on secondary distribution is made on distribution transformer। तो देखिए जो मेजर बात यहाँ पे है हो रही है कि जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर पार्ट जो हमारा इन्वेस्टमेंट लगा है वो किस पे लगेगा, वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे लगेगा। देखिए पावर फैक्टर आपसे पूछा है, पावर फैक्टर होता है आपका cos फाई, ठीक है। आर और एक्स गिवन है, आर अपॉन जेड, ये आपका क्या होता है cos फाई, यानी कि पावर फैक्टर आर अपॉन जेड। आर की वैल्यू गिवन है 30 और जेड होता है आपका अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे 30 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.6। इन डोमेस्टिक बिल्डिंग द रेटिंग ऑफ एग्जॉस्ट फैन इज एस्टिमेटेड एज। देखिए डोमेस्टिक बिल्डिंग यानी कि घरेलू अपने घर की बात हो रही है, और एग्जॉस्ट फैन जो होता है जो किचन में लगा हुआ होता है मोस्टली, तो उसकी जो रेटिंग होती है वो 100 वॉट तक की होती है। सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन का आपसे करेक्ट आपसे सिंबल पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए जो डायरेक्ट एक्सेस होता है आपका रिएक्टेंस, वो आपका ज्यादा होता है क्वाड्रेचर एक्सेस रिएक्टेंस से। अब इस क्वेश्चन को बताने की कोई जरूरत नहीं है, केसीएल कहलाता है आपका। विच ऑफ द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। देखिए B1 प्लस B4 कहाँ है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन से बता देता हूँ, B1 प्लस B4, क्योंकि B4 आपका देखिए पोलरिटी रिवर्स है, तो B4 यहाँ पे आता, लेकिन B4 प्लस में आएगा, इक्वल टू B2 प्लस B3 प्लस B5, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -B1 प्लस B2 प्लस B3 माइनस B4 प्लस B5। तो माइनस में क्या है आपके B1 और B4, तो B1 प्लस B4 किसके बराबर हो जाएंगे, B2 प्लस B3 प्लस B5 के। Which of the following motor can be conveniently operated at leading as well as lagging power factor। ऐसा काम केवल सिंक्रोनस मोटर करती है जो लीडिंग यूनिटी पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट होती है। Which of the following is not a diamagnetic material। देखिए डायमैग्नेटिक इसमें से प्लेटिनम नहीं है, क्योंकि प्लेटिनम आपका क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। Which of the following is not a valid advantage of AC over DC। तो देखिए कौन सा वैलिड एडवांटेज नहीं है AC का DC का, नेग्लिजिबल कोरोना लॉसेस। कोरोना लॉसेस AC में ही अकर होते हैं। ब्रशेस रिक्वायर्ड इन स्क्वायरल केज मोटर आर 0। तो देखिए आप जानते होंगे इस क्वेश्चन के बारे में, पढ़ा भी होगा आपने, हमने डिस्कस भी किया है एक पेपर के अंदर कि जो ब्रशेस होते हैं आपके वो बाउंड रोटर में पाए जाते हैं ना, ठीक है, क्योंकि स्क्वायरल केज मोटर के तो रोटर बार शॉर्ट होते हैं एट द एंड ऑफ द रिंग, और साथ ही साथ स्लिप रिंग भी नहीं होता है उसमें, ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगी। देखिए ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। फॉर एनी ट्रांसमिशन लाइन AD माइनस BC इक्वल टू 1, बिल्कुल सही बात है।
शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस निगलेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वहां पे कोई चार्जिंग इफेक्ट आपका नहीं होता है, ठीक है। केवल एल और आर आपके कंसिडरेशन में होते हैं। नेक्स्ट, a 10 microfarad capacitor is connected to a 200 volt 50 hertz supply. Find the current taken. तो आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। XC B इक्वल्स टू आप जानते हैं I XC होता है, और ठीक है यहाँ से आपको I निकालना है तो B अपॉन XC हो जाएगा, और XC आपका क्या होता है 1 अपॉन 2 पाई FC, तो 2 पाई FC V अपॉन 1 अपॉन 2 पाई FC, तो B 2 पाई FC आपका हो जाएगा। वैल्यूज को रख देना, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। डैश मेथड कैन नॉट बी कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो देखिए कौन सी मेथड यूज नहीं होती, तो स्टेटर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, BYF कंट्रोल, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, ये आपकी कंट्रोलिंग मेथड है आपकी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड नहीं है। डैश इज द बेस्ट चॉइस एज अ मैग्नेटिक कोर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सॉफ्ट आयरन आपका आंसर है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन आपकी बेस्ट चॉइस है मैग्नेटिक कोर। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डीसी मोटर ऑपरेटिंग इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड। तो देखिए सबसे पहला मेथड है आपका रीजनरेटिव, ठीक है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि आपकी जो स्पीड होती है वो आपकी हाई कर दी जाती है नॉर्मल स्पीड से, जिस कंडीशन के अंदर मोटर जो होती है आपकी जनरेटर की तरह वर्क करने लगती है। इनमें से कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी बेस्ट एक्यूरेसी है, तो मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छी एक्यूरेसी होती है। एक टाइम कांस्टेंट होता है 62.5, यानी कि नियरली 63% आपका टाइम कांस्टेंट होता है, जिसमें आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है लगभग, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, टाउ इक्वल टू जैसे आप लिखते हैं 0.63। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट प्रेजेंट इज Mu मेटल। तो देखिए इसमें मैग्नीशियम प्रोड्यूस प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। निकल कॉपर और आयरन के इसमें कुछ परसेंटेज रहते हैं 17 20 22% कुछ इस प्रकार से। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन हिस्ट्री लॉसेस। तो हिस्ट्री लोड लॉसेस जो होता है उसमें आपके एडी, हिस्टेरिसिस, फ्रिक्शन ये कंसिडर होते हैं, आपका आर्मेचर कॉपर लॉस नहीं होता है। इनमें से कौन से टाइप का पावर फैक्टर टैरिफ नहीं है, तो देखिए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, KVAR और किलोवाट टैरिफ, स्लाइडिंग स्केल टैरिफ, ठीक है। तो 3 पार्ट टैरिफ आपका नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में पावर फैक्टर टैरिफ के केस में मैक्सिमम डिमांड टैरिफ किस पर डिपेंड करता है आपका, जिसके अंदर भी पावर फैक्टर का कंसिडरेशन होता है, ठीक है। किलोवाट और KVAR में भी होता है, स्लाइडिंग स्केल के अंदर भी पावर फैक्टर आता है। देखिए फाइंड V नॉट व्हेन IS इज 30 एम्पियर। इस IS जो है सोर्स के, इसका आपको करंट की वैल्यू दी है 30। अब ये 12 और 8 सीरीज में है तो 20 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको सीरीज में लिख देता हूँ 20 ओम, और ये मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है V नॉट, तो V नॉट क्या होगा आपका I इंटू R हो जाएगा। सबसे पहले आपको I निकालना पड़ेगा, ठीक है। I कैसे निकालेंगे, 30 करंट डिवीजन रूल आप अप्लाई करेंगे, 30 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 20 यानी 24, ठीक है। 4 6 24 6 5 30, तो करंट कितना हो गया आपका 5। V नॉट कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू R कितना आपका 8 V नॉट के अक्रॉस, तो कितना हो गया आपका 40 वोल्ट। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो देखिए पेनस्टॉक्स आपका हाइड्रो पावर प्लांट का पार्ट होता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपका, डिमांड फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1। दोनों ही रॉन्ग है, क्योंकि डाइवर्सिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 होता है
और डिमांड फैक्टर इज लेस देन 1 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये आपके निकलते हैं फॉर्मूले के सहारे, ठीक है। डिमांड फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, क्या क्या कहता है वो, उससे आपको पता चल जाएगा। For a single stage transistor amplifier, the collector load RC and RI. If the current gain is 50, calculate the voltage gain. तो V क्या होता है आपका I इंटू R, ठीक है। RC प्लस RI जो है आपके ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 3, तो ये तो हो गया नॉर्मल आपका 150, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में है, कलेक्टर लोड इनपुट रेजिस्टेंस इफ द करंट गेन इज 50। देखिए इनने एक कंडीशन यहाँ छोड़ी है शायद, ठीक है, मिसिंग है। 100 इनका आंसर आ रहा है। बेसिकली RC प्लस RI करके आपको 150 आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो 50 है आपका कांस्टेंट जो वैल्यू है आपकी करंट गेन की, वो फॉर्म में आपकी डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो करंट गेन होगी वो आपकी 25 हो जाएगी, और 25 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका 2 से होगा। लोड जो कलेक्टर लोड है, क्वेश्चन में गड़बड़ है शायद, यूनिट लेस क्वांटिटी देनी चाहिए थी ना, क्योंकि ओके यू कैन चेक। सो 50 इंटू 2, ये आपका डिवाइड बाई 2 हो जाता है, ठीक है, करंट गेन। और जैसे 25 यहाँ पे हो जाएगा तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो विच इज मल्टीप्लाइड विथ 2 किलो ओम, तो 50 इंटू 2 आपका 100 ओम विल बी द आंसर। डायरेक्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं वोल्टेज गेन इक्वल्स टू वी आई इंटू आर सी। एफिशिएंसी ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, तो इसका होता है 10 ल्यूमन पर वॉट। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का, तो सरफेस हार्डनिंग आपकी मेथड नहीं है, ठीक है। बाकी बोर्ड ग्लूइंग, प्री हीटिंग, प्लास्टिक की मेन इसके एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विंग। तो सेकेंड शिफ्ट खत्म होता है, और आज ही डाउनलोड कर सकते हैं आप शाम को टेलीग्राम ग्रुप पे SSCW जंक्शन के नाम से। आज पक्का यहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिए जाएंगे दोनों की शिफ्ट, दोनों की दोनों शिफ्ट।